साथियों, एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं। और क्योंकि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके पीजीडी के एग्ज़ाम में भी आए हैं और नेट के एग्ज़ाम में भी आए हैं और गेट के एग्ज़ाम में भी आए हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब लेवल जो है पीजीडी के एग्ज़ाम का नॉर्मल नहीं रहा है, अब थोड़ा सा टफ होता है। और हालांकि आपको तो 28 तारीख को तो हैवी मेंस एग्जाम है। तो पीजीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन डेली हम ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द स्लाइट एक्सेस ऑफ सोडियम आयोडीन। तो आपके पास एक डाइल्यूट सोडियम नाइट्रेट AgNO3 है, और जब वो आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaI के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि जो AgI बनेगा, आज मुझे पॉइंटर पता नहीं शायद बारीक मुझे ही लग रहा है या तुम सबको भी लग रहा है, मुझे इस पे कुछ डाउट सा हो रहा है, कम क्यों है ये। AgI जो है, सॉरी, AgI जो है ये आपका किस तरह का पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके अराउंड आएंगे या निगेटिवली चार्ज आयन आएंगे। तो ध्यान रखें, जब NaI आपका एक्सेस में था तो आयोडीन आयन जो है वो इसको काउंटर करने के लिए आएगा, तो इसलिए 50 का जो आंसर हो जाएगा। अगर हाँ सिल्वर नाइट्रेट होता, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में होता तो आपके नाइट्रेट आयन वहां पर आते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा काउंटर करने के लिए, आयोडीन विल कम, सो दैट्स वाई इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड A2C इज। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए कैसे होगा ये। इसमें करना क्या है, हम लोग कैसे इसकी एसिडिक करेक्टर निकाल पाएंगे हम एसिडिटी का। तो ABC में हमने ये देखना है। देखिए वैसे तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि C मोर एसिडिक होगा। C के मोर एसिडिक होने का कारण क्या है, वो ये है कि अगर इसके पास 2 H हैं, 2 H ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, इससे एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज सकता है, कॉन्जुगेशन में, यानी कि रेजोनेंस में भेज सकता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। इसी तरह से जो ये होगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन में भेज पाएगा। C क्या होना चाहिए फिर इस हिसाब से, मोर एसिडिक होना चाहिए। तो ऑप्शन C बनता है, क्योंकि C में ही सबसे ज्यादा दे रखा है। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं A और B को भी, कि A और B लेस एसिडिक या उस ऑर्डर में क्या होंगे। एक मतलब B लीस्ट क्यों होगा, B इसलिए लीस्ट होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। देखिए ये आपका ऑलरेडी एरोमेटिक है, यहां से ये H नहीं निकालेगा। ये जो H है यही एसिडिक हो सकते हैं क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, ठीक है ना, यही अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का देके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एक एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक अपने आप को एंटी एरोमेटिक में बदलना नहीं चाहेगा, इसलिए B क्या होगा, लीस्ट होगा। अब इसको समझिए, तो इसको समझेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि यही आपका अल्फा कार्बन है जो कार्बोनिल से अटैच है, यहाँ से ये अपना H लेके आएगा जल्दी, तो ये जो आपका बनेगा सब्सटेंस, ये जो बनेगा इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेगा, मोर एसिडिक जो मिथाइल ग्रुप होगा ये आपका मोर एसिडिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपने ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या करेगा, वो एरोमेटिक अपने आप को रेसिस्ट करेगा, और इसमें तो आपको पहले मैंने बता दिया O की वजह से क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, इसलिए C विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 66। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ना दें। फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल एनेंशियोमर इज। हालांकि मैं नेम वाले क्वेश्चन लेके नहीं आता, लेकिन ये पॉइंटर साथियों मुझे आज स्मॉल लग रहा है, मतलब जो ये लिखा हुआ आ रहा है आपको ही लिखा हुआ सही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो नेम वाले क्वेश्चन, हालांकि जैसे यूपी पीजीडी के एग्जाम में अमाइनो एसिड के सेपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। और एक बार नेट के एग्जाम में भी, शायद ये नेट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, उसमें भी एक साइंटिस्ट के नेम इन्होंने पूछ लिए थे। तो इस तरह से, और अभी एक पीजीटी का एक और एग्जाम हुआ था जहां पर उन्होंने स्टार्क इफेक्ट और आइंस्टाइन इफेक्ट, जो आपका कौन सा इफेक्ट होता है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा होता है, तो वो किसका था, क्वांटा वाला कंसेप्ट किसका था। तो इस तरह के कुछ साइंटिस्ट के नेम पूछे हुए थे। हालांकि ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें सबको पता है कि एनेंशियोमर जो होता है वो रेसिमिक मिक्सचर वाली टर्म है, और रेसिमिक मिक्सचर को किसने किया था, लुइस पास्चर ने सबसे पहले आइसोलेट किया था। लुइस पास्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, माइक्रोबायोलॉजी में भी है, मतलब बायो में भी है, और केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है। पास्चराइजेशन जो आप मिल्क का पढ़ते हैं, फादर ऑफ पास्चराइजेशन, फादर ऑफ फर्मेंटेशन, ये इन्होंने ही दिए हुए थे टर्म। और फादर ऑफ, ये जनरली एक तरह से इनिशियल स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्हीं का कहा गया, जिन्होंने क्या करा था, एक कुछ शेप थी क्रिस्टल की, इन्होंने उन शेप के हिसाब से क्या करा था, उस क्रिस्टल को अलग अलग शेप के क्रिस्टल को क्या करा था, उनकी शेप के बेस पे अलग अलग करा था, आइसोलेट करा था। तो उन्होंने बताया था कि भैया आइसोमर है क्या है, वो लंबी चौड़ी कहानी है,
ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुईस पाश्चर। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 18 एनुलिन्स के बारे में है। क्या कह रहा है कि क्या वो एरोमेटिक होती हैं, तो 18 एनुलिन जो होती हैं भैया वो प्रॉपर आपके 100% एरोमेटिक होती हैं, क्योंकि 18 अगर आप 4n+2 रूल अप्लाई करेंगे तो n की जगह 4 रख के देखो तो ये पक्का क्या करता है, 18 आता है। तो यानी कि 18 एनुलिन जो होती हैं वो 4n+2 रूल को फॉलो करती हैं। लेकिन जब आप 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर बनाओगे, 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो अब ये कम पड़ गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ऐसे बना लिया। तो जब आप इसमें डबल सिंगल 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 ऐसे बनाओगे तो अंदर के जो ये प्रोटॉन है 1 2 3 4 5 एक रह गया, कोई ये वाला आना था, देखो एक एक जनरली इस तरह से आता है, ये आगे आगे ये वाला आना था, ये वाला इनसाइड वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो ये जो 5-6 प्रोटॉन है, ये 6 प्रोटॉन क्या करेंगे, जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इनका ये इस तरह से आता है, ये बनता है ना, आपको NMR आपने पढ़ा होगा। तो जो बाहर वाले प्रोटॉन होते हैं इनका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपवर्ड होता है, और अप्लाइड वाला भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आ रहा है वो भी अपवर्ड है। तो इनकी तो होती है डिशील्डिंग, लेकिन ये जो ऊपर से आता है ये इनको शील्ड कर देता है। आपने NMR अच्छे से पढ़ा होगा। तो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन की क्या, प्रोटॉन की क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है। तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, इट इज एरोमेटिक और देयर आर 6 प्रोटॉन इन द शील्डेड जोन। तो ये वाली बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये कह रहा है इनर प्रोटॉन रेजोनेट एट 9.28 डेल्टा पे, तो वो नहीं करते। इनर वाले जो करेंगे वो कितने पे करेंगे, वो तो क्योंकि उनकी शील्डिंग हो गई है तो उनका डेल्टा वैल्यू बहुत कम होगा, लगभग माइनस में चला जाता है एक तरह से। तो जो आउटर वाले हैं ये करेंगे डिशील्डिंग में, ये जाएंगे, ये 9.28 होते हैं। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है ना। जो डिशील्डेड होते हैं वो लोअर डेल्टा पे आते हैं, हायर डेल्टा पर, सॉरी। तो ये तो डिशील्डेड वालों की बात, ये तो शील्डिंग वालों की बात कर रहा था, और जो शील्डेड होते हैं वो लोअर डेल्टा पर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा वो TMS का सिग्नल हाईएस्ट हम शील्डेड मानते हैं, तो उसको तो 0 पे माना हुआ है हमने, ठीक है ना, टेट्रामेथाइलसिलेन का। उसके बाद हम 79 क्वेश्चन पर आते हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लस्टर है CO3CH CO9 का, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है। तो मेटल बॉन्ड जो होंगे, ठीक है ना, मेटल बॉन्ड जो होंगे ब्रिज लिगेंड में, वो कौन से होंगे। तो ये मेटल बॉन्ड के क्वेश्चन तो मैं स्पेशल ढूंढ के लेके आ जाता हूँ। पूरी शर्मा पठानिया में भी कुछ दिए हुए हैं, लेकिन उसमें इतने नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लेना। लेकिन इसमें 4 दिए हुए हैं। ये वाला ये CH होता है, ये क्या होता है, ये CH होता है। तो ये दरअसल ये कोबाल्ट इससे कनेक्ट होता है, ये कोबाल्ट इससे कनेक्ट होता है, और ये आपस में कनेक्ट होता है, बस। बाकी के क्या होते हैं, ये वाला जो होता है ये इसके साथ कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ होती हैं, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ होती हैं, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ होती हैं, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 3 9 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, और एक CH हो गया। तो यहाँ पर मेटल जो बॉन्ड है वो कितने हैं, 3 हैं। और उसमें ब्रिज लिगेंड कितने हैं, वो ब्रिज लिगेंड आपका एक ही है। तो ब्रिज लिगेंड वो आपका कौन सा है, CH है। CH क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं जोड़ा, तो सॉरी, इसको भी मैं जोड़ देता हूँ। क्यों ब्रिज कर रहा है ये जो CH जो है, देखो इसको भी ब्रिज कर रहा है, इसको भी ब्रिज कर रहा है, और इस बॉन्ड को भी ब्रिज कर रहा है। तो वो ब्रिज क्या है, एक है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। 3 तो कौन है, मेटल बॉन्ड है, और एक क्या है, CH है, ठीक है। तो आप अगर आपने UK PGT का जो रिटन टेस्ट, सॉरी, आप देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो MCQ टाइप वाला, तो उसकी मॉक टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है। तो मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लें। ये आपको 7404068788 पे व्हाट्सएप करने पे मिल जाएगी, और मात्र 185 रुपीज़ है, ठीक है ना। टोटल मॉक टेस्ट सीरीज आपकी 7 तारीख, आज से 7 अक्टूबर से लेके आपका 25 अक्टूबर तक का है। मॉर्निंग में आपको 8 o'clock आपको क्या मिल जाएगा, उसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और आपको शाम को 6 बजे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ करेगा, और आपको शाम को रात को 10 बजे इस मॉक टेस्ट का PDF में सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके भी ये PDF होंगे, नोट्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। हमने PGT के लिए भी चलाया था, GIC के लिए भी चलाया था, काफ़ी साथियों को बेनिफिट मिला है। थोड़ा सा चेंज है, UK के हिसाब से है ये सिलेबस, वो UP के हिसाब से था, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पे मैसेज भेज दें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन जो है, द लिगेंड इन
यूरेनोसिन क्या है, तो लिगेंड जो है यूरेनोसिन क्या होता है, 8 कार्बन का आपका, जैसे बेंजीन होता है ऐसे ही 8 कार्बन का ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एक ये है, ये 8 कार्बन का एक ये है, मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये दो दो जो होते हैं मतलब 2 फॉर्म में, -2 फॉर्म में, मतलब C8H8 -2 फॉर्म में क्या करता है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर जाता है, दो ये इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये याद रखना यूरेनोसिन, क्योंकि ये कई बार इस तरह के ट्रेंड सा बन गया इस तरह के क्वेश्चन आने का, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि भैया ये वाले कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर होते हैं, इनको याद कर लेना। बीच में रिंग भी होता है बेंजीन की तरह से, ठीक है। C8H8 -2। 23 क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए तो वो कह रहा है कि मेटल मेटल ओलिफिन इंटरेक्शन जब होता है, मेटल ओलिफिन इंटरेक्शन जब होता है, ओलिफिन मतलब क्या होता है, एल्कीन, तो वो क्या होता है, एक्सटेंट जो होता है, इंक्रीज इन मेटल ओलिफिन पाई बैक बॉन्डिंग, वो किस वजह से हो पाता है, ठीक है। तो देखिए वो दरअसल क्या हो पाता है कि जो कार्बन मतलब यहाँ पर ये आपका, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये पाई बॉन्ड है इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो मेटल के क्या होते हैं, मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल आए, तो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, पहले वो sp2 थी, पहले हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp2 थी, लेकिन अब वो sp3 में चेंज हो गई। हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज हो गई, sp3 में चेंज हो गई। तो इसलिए चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओलिफिन sp2 टू sp3, इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ओलिफिन इंटरेक्शन क्या हो जाती है, एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन मेटल ओलिफिन बॉन्ड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। पाई बैक बॉन्ड डोनेशन जो होता है, ठीक है, वो sp3 से sp2 से sp3 में क्या हो जाता है, हाँ बैक डोनेशन आसान हो जाता है, ठीक है। बैक डोनेशन समझ गए ना, पहले भैया इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर उसके बाद बैक डोनेशन कर देता है एंटी बॉन्डिंग में, ऐसी तो होता है, पहले लिगेंड टू मेटल बॉन्ड बनता है, फिर मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। फिर ये अपने एंटी बॉन्डिंग में ले लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में ले लेगा। ये आपने इंटरेक्शन आपने पढ़ा होगा कि भैया मेटल के पास पहले तो सारे खाली पीली ऑर्बिटल थे, तो इसने क्या करा एल्कीन से कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर मेटल के ऑर्बिटल क्या हो गए, भर गए, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल क्या हो गए, भर गए। अब पाई वाले क्या बोले, ये कार्बन क्या बोले, भैया हमारे तो एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। ओवरलैपिंग करके इसको मेटल टू पाई क्या कर देते हैं, फिर बैक बॉन्डिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इन द इंटरेक्शन ऑफ, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आज आप जरूर याद कर लें। एक तो ट्रांस इफेक्ट आप याद कर लें, मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा। ट्रांस इफेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और आपको पता होगा क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, अमोनिया से ज्यादा होता है। पीजीडी के एग्जाम में मैंने कई बार देखा है ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर पूछ लेते हैं कि ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर आपको बताइए। तो अभी मैं जब कुछ टॉपिक वाइज कुछ क्लासेस करवाऊंगा तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ट्रांस इफेक्ट वाले क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लेना। हालांकि ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है उसी के बेस पे क्वेश्चन है कि कह रहा है कि PtCl4 -2 विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि PtCl4 की मैंने रिएक्शन किसके साथ कराई है, PtCl4 की मैंने रिएक्शन कराई है, पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई है। अब आप एक बात बताओ, जब मैं पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो पहले तो कोई सा भी क्लोरीन आप इसके साथ हटा दो। तो चलिए मैं मान लेता हूँ ये वाला क्लोरीन जो था मैंने अमोनिया के द्वारा हटा दिया, ठीक है ना। ये क्लोरीन क्या कर दिया मैंने, अमोनिया के द्वारा हटा दिया। अब जब मैं दोबारा से अमोनिया मिलाऊंगा तो अभी मैंने क्या बताया कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा होता है, तो लेकिन ये क्लोरीन इस अमोनिया को तो हटा नहीं से रहा, ये तो लगा ही है। तो कोई दूसरा क्लोरीन हटाएगा दूसरे क्लोरीन को, क्योंकि मैंने क्या बताया क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है, तो अमोनिया तो क्लोरीन को हटा नहीं सकता, यानी कि सिस प्रोडक्ट ट्रांस प्रोडक्ट तो बनने से रहा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, अमोनिया क्लोरीन को नहीं हटा सकता, लेकिन क्लोरीन जो होता है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो क्लोरीन इस अमोनिया को हटा के तो अमोनिया तो लगाएगा नहीं, वो तो सेमी प्रोडक्ट हो गई। तो इसलिए क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन इसको हटा देगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सिस प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है भैया ये जरूर आप याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ट्रांस इफेक्ट सीरीज है, ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर है, तो वो आप, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो फिर तो भैया भूल जाओ कि तुम्हारा कुछ हो भी पाएगा, क्योंकि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी जनरली कोरिलेट वो करता है, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग जो मतलब जिसका बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है वो करता है, ठीक है। COCN-NO2 वाला वही जो है। उसके बाद कहता है कि अमंग द फॉलोइंग A, D दोज विच हाइड्रोलाइज इजिली। A से D में आपको बताना है कौन सा इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, NF3 जो है ये तो हाइड्रोलाइज हो नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पार्ट डी ऑर्बिटल नहीं है, और वाटर के लोन पेयर लेने के लिए डी ऑर्बिटल होने चाहिए। नाइट्रोजन फ्लोरीन दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट के हैं और सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड में 2d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो इसलिए ये तो हाइड्रोलाइज होंगे नहीं, ठीक है ना। अब NCl3 हाइड्रोलाइज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब NCl3 की आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, पता नहीं यार आज मुझे पॉइंटर क्यों इतना कम नजर आ रहा है,
पॉइंटर ऑप्शन नहीं, कुछ और ऑप्शन। तो जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन क्या करता है, क्योंकि इसके बाद तो डी ऑर्बिटल है नहीं, तो ये खाली पीली H लेके खुश हो जाता है अमोनिया बना के। और क्योंकि क्लोरीन के पास OH जा सकता है तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है, ठीक है ना, ये बन जाता है। लेकिन वो तो कह रहा है मोर इजली, वो ये नहीं कह रहा कि कौन सा, ठीक है ना, दोज विच हाइड्रोलाइज इजली। तो हाइड्रोलाइज तो ये भी होता है, हाइड्रोलाइज ये भी होता है, हाइड्रोलाइज PCl3 भी होता है। जब PCl3 हाइड्रोलाइज होता है तो क्या बनता है, एक तो POCl3 बनता है और HCl बनता है। लेकिन जब इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो H3PO4 बन जाता है या H3PO3 भी बनता है, वो डिपेंड करता है हाइड्रोलिसिस कैसे कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है। BiCl3 की आप बिस्मथ जो है ग्रुप 15 का एलिमेंट है। वैसे तो नाइट्रोजन, बिस्मथ और फॉस्फोरस सारे के सारे क्या हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैसे वैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल की टेंडेंसी जो होती है लोन पेयर के साथ खेलने की वो बहुत बढ़िया होती है। तो इसलिए बिस्मथ जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, और बड़े डी ऑर्बिटल में लोन पेयर आसानी से आ जाते हैं। और आपको पता भी होगा वो फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें लोन पेयर भी इजीली रह पाते हैं। आपको पता होगा 4D और 5D सीरीज वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, तो उसका कारण ये है 4D और 5D में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बिस्मथ BiCl3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। मेटल आयन प्रेजेंट इन द एक्टिव नाइट्रोजनेस एंजाइम कोफैक्टर इज। तो देखिए इसमें क्या है, आयरन और मोलिब्डेनम कोफैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। FeS प्रोटीन होती है एक, मोलिब्डेनम के साथ सल्फर की एक सल्फर भी होता है इसके साथ, तो नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है, ये याद रखेंगे। मैंने पूछा था आपसे कोबालामाइन क्या होता है, कोबाल्ट जो होता है किस विटामिन के अंदर होता है, वो मैंने कल भी आपसे पूछा था, आज भी मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। माइक्रोस्टेट क्या होता है, 6 आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो मतलब आप जो ऊपर दिया हुआ जितने आइडेंटिकल है उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, डिवाइड बाय 1 2 3 फैक्टोरियल वो ऑलरेडी दे रहा है। तो आपने क्या करना होता है, N1 फैक्टोरियल जो आपने नंबर दिया, दूसरा N2 जो आपने नंबर दिया, और N3 जो है उसका फैक्टोरियल जो है, मतलब 6 का फैक्टोरियल मैं ऊपर लूंगा, और यहाँ पर कितना ले लेंगे हम, 1 का हो जाएगा, ये ऐसे लिख लो फैक्टोरियल को आप, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो 6 इसको सोल्व कैसे करेंगे, 6 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल ऐसे निकाल देना, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 वाले का कितना हो जाएगा, 2 × 1 और 1 × 1, ठीक है ना, ये मतलब वो तो फिर 1 ही रहेगा। 3 वाले का कितना हो जाएगा, 3 × 1 और ये हो जाएगा 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 3 to 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 60, तो 60 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पता नहीं अब कैसे कैलकुलेशन किया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए माफी। लेकिन एक फैक्टोरियल निकालना मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ कि क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालने हैं आपने, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे बहुत समय लगाएंगे तो फिर तो आपका हो गया काम, इतना जल्दी नहीं होगा। आप मुझे लगता है कि बिल्कुल इस टाइम एक्टिव मोड पे होंगे, फटाफट से क्वेश्चन कर रहे होंगे। 53 कह रहा है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस दे दिया है आपको, ए जो दे दिया है वो 110 प्लेन में दे दिया है, क्यूबिक उसमें है। तो लैटिस पैरामीटर पूछ रहा है, लैटिस पैरामीटर मतलब एज लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। एज लेंथ ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम इज, तो उसका लैटिस पैरामीटर पूछ रहा है। तो आपने मिलर इंडाइसिस और ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा होगा, तो वो क्या कहता है, d² HKL, HKL जो हो गई हमारे क्या हो गई, ये प्लेन हो गई। और इसमें क्या होता है, ये जो पैरामीटर होता है मतलब a² जो होता है, एज लेंथ जो होता है वो h² + k² + l² होता है। तो ये आपको जो ये दिया हुआ है, ये 4 एंगस्ट्रॉम उसने दिया हुआ है। लैटिस का पैरामीटर जो एज लेंथ दिया है वो कितना दिया हुआ है, 4 एंगस्ट्रॉम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लेन है, HKL आपको क्या दिए हुए हैं, वो ये दे रखे हैं, दिस इज H, दिस इज K, दिस इज L। तो यानी कि ये हो गया 1 का स्क्वायर और बाकी हो गए 0 के स्क्वायर। तो उनको तो लिखो ही मत चाहे तो आप, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका 4 ही आंसर आ गया यहाँ पर, तो ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। तो मिलर इंडाइसिस वगैरह पे क्या है, एक वीडियो मैंने टेलीग्राम, भैया आप टेलीग्राम तो नहीं, सॉरी हाँ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। तो उसमें आपको काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, अपडेट मिलती रहती हैं, ठीक है। तो उस मैंने एक पूरा मिलर इंडाइसिस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पे बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा, GIC वाली कोई प्लेलिस्ट में जाके, लेकिन वो बहुत काम की वीडियो है, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो बस आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं,
और नंबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ 7404068788। और अभी हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है वो उत्तराखंड पीजीटी वालों की चल रही है, मात्र 185 रुपये में है। ठीक है, आप ट्यूशन फीस भी नहीं लेते होंगे, इतनी तो बच्चों की कह के भगा देते होंगे। और इसमें आपको पूरा अभी 25 तारीख तक का पूरा स्टडी मटेरियल भी मैं दे रहा हूँ। हालांकि मॉक टेस्ट सीरीज में स्टडी मटेरियल कौन देता है यार, ठीक है ना, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो भी काम आपका आएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट जो होगा 40 से 50 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में होंगे, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और फुल स्टडी जो फुल सिलेबस का भी 3 मॉक टेस्ट वहाँ पर हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और बस अभी किसी का कोई क्वेश्चन होगा नहीं, तो बाकी की क्लास हम कल डिस्कस करते हैं। आपको कोई टॉपिक अगर चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं जिस पे वीडियो बनाऊं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे कमेंट करके